हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम दो समाक्षीय परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास ये दो समाक्षीय परिनालिकाएं हैं। ये जो आंतरिक परिनालिका है इसको मैं नाम दे रहा हूं PP डैश, और ये जो बाहरी परिनालिका है इसका मैं जो नाम दे रहा हूं वो है SS डैश। प्रत्येक परिनालिका की जो लंबाई है वो L है। आंतरिक परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 है और बाहरी परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या है वो क्या है, n2 है। ये अपने पास समाक्षीय परिनालिका है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले बाहरी परिनालिका में प्रवाहित धारा प्रवाहित करके आंतरिक परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं और फिर I का गुणांक ही m होगा। ठीक है, तो पहले अपन क्या देखते हैं, बाहरी परिनालिका में I2 धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्रीय भाग में चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैं B2 से कह रहा हूं, और ये बनेगा म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2। बाहरी परिनालिका में I2 धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्रीय भाग में चुंबकीय क्षेत्र B2 इक्वल टू क्या बनेगा, μ2 N2 इंटू I2। अतः आंतरिक परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स φB1। अब आप यह कह सकते हैं कि आंतरिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान वही होगा जो बाहरी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए φB1 क्या बनेगा बच्चों, N1 इंटू B2 इंटू एरिया πr1 स्क्वायर NBA, और N1 की जगह क्या कहूंगा मैं, N1 इंटू स्मॉल l। कुल फेरों की संख्या N1 है तो कैसे लिखूंगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर स्मॉल n1 है तो n1 की जगह n1 स्मॉल n1 इंटू l, और इंटू B2 की जगह म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2 इंटू πr1 स्क्वायर, या φB1 इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर l इंटू I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु φB1 इक्वल टू होगा M12 इंटू I2। φB1 इक्वल टू क्या होगा, M1 इंटू I2, जहां M12 क्या है, आंतरिक परिनालिका का बाहरी परिनालिका के सापेक्ष
अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है बच्चों, और समीकरण 1 और 2 की यदि अपन तुलना करें, समीकरण 1 तथा 2 से M12 इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जैसे अपन ने क्या किया, बाहरी परिनालिका में धारा प्रवाहित करके आंतरिक परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला, सेम प्रोसीजर अपन करेंगे कि आंतरिक परिनालिका में धारा प्रवाहित करके बाहरी परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं। तो आंतरिक परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्रीय भाग में चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1। अतः बाहरी परिनालिका से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई B2 इक्वल टू N2 इंटू B1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहां क्षेत्रफल फिर भी आपको पाई R1 स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, यह समझने वाली बात है। देखो, मेरे को बाहरी परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना था, तो निश्चित रूप से मेरे को यह करना चाहिए था भाई NBA, तो N2B का मान वही होगा जो आंतरिक कुंडली आंतरिक परिनालिका से संबद्ध आंतरिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि आंतरिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो केवल उस परिनालिका के अंदर तक ही सीमित होता है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। इसलिए फ्लक्स ज्ञात करने के लिए जहां तक चुंबकीय क्षेत्र है वही तो क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल तो है लेकिन B नहीं है। अरे समझ में आ रहा क्या? इसलिए क्या है कि क्षेत्रफल अपन को आंतरिक परिनालिका का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका की कोर तक ही सीमित है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र अगर अपन देखें, बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिनालिका की क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्षेत्रफल आंतरिक परिनालिका का ही लेना होगा। अब या फाई B2 इक्वल टू क्या बन रहा है, N2 की जगह स्मॉल n2 इंटू L कहेंगे, B1 की जगह म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1 कहेंगे, इंटू पाई R1 स्क्वायर। और ये आ गया बच्चों म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L इंटू I1। ये आ गया फाई B2। इक्वेशन नंबर में इसको देता हूं 4, परंतु फाई B2 इक्वल टू M21 इंटू I1, समीकरण नंबर 5, जहां M21 क्या है, M21 बराबर बाहरी परिनालिका का आंतरिक परिनालिका के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, और बच्चों इनकी तुलना करें तो क्या होगा कि जो M21 आएगा वो बनेगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L, समीकरण नंबर 6।
अब मैं समीकरण 3 तथा 6 से क्या कंक्लूजन निकला कि M12 बराबर M21, अर्थात आंतरिक परिनालिका का बाहरी परिनालिका के सापेक्ष और बाहरी परिनालिका का आंतरिक परिनालिका के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपस में बराबर होता है। अर्थात दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि धारा प्राथमिक आंतरिक परिनालिका में प्रवाहित हो रही है या बाहरी परिनालिका में, या मैं कह सकता हूं कि धारा प्राथमिक परिनालिका में प्रवाहित हो रही है या द्वितीयक परिनालिका में। यानी कुल मिला के दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि धारा आंतरिक परिनालिका में प्रवाहित हो रही है बाहरी परिनालिका में, लेकिन एक चीज विशेष ध्यान देने वाली बात होगी, जो एरिया लेना होगा वो हमेशा, क्षेत्रफल जो लेना होगा वो हमेशा आंतरिक परिनालिका का लेना है, बाहरी परिनालिका का नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? और बच्चों देखा जाए, अब याद रखने के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो जनरल फॉर्मूला मेरे पास आया m, जिसको मैं m मान लेता हूं, ठीक है, तो m की जो वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू एल आ गया। और ये एक तरह से स्वयं प्रेरण गुणांक के फॉर्मूले के लगभग समान सा है, क्योंकि उसमें आता है म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल। तो n स्क्वायर की जगह n इंटू एन कह दो, एक बार आंतरिक परिनालिका का लेना है और दूसरी बार बाहरी परिनालिका का लेना है, बस इतना सा डिफरेंस है। और क्षेत्रफल हमेशा किसका लेना है? आंतरिक परिनालिका का क्षेत्रफल लेना है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या था ये? दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक था ये। क्या था ये? दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये अपने हेडिंग थी मैन, दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट आर्टिकल अपन देखते हैं, दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां हैं। ये दो मेरे पास क्या हैं? सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियां हैं, जिनमें
आंतरिक कुंडली की जो त्रिज्या है वो R1 है और बाहरी कुंडली की जो त्रिज्या है वो R2 है। आंतरिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 और बाहरी कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो N2 है। आंतरिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 और बाहरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? N2 है। अब मेरे को इन कुंडलियों के युग्म का क्या करना है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो बाहरी परिनालिका में धारा प्रवाहित करके आंतरिक परिनालिका से, और ये भी आपको कंडीशन दी हुई है कि R1 वेरी वेरी लेस देन क्या है? R2 है। R1 का जो मान है वो R2 की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो मैं ये मान सकता हूं कि इस बाहरी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जो इस बाहरी कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही चुंबकीय क्षेत्र इस आंतरिक कुंडली के अंदर माना जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? बाहरी कुंडली में I2 धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2 इंटू R2। बाहरी कुंडली में I2 धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2 R2। अतः आंतरिक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, अतः आंतरिक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई B1 इक्वल टू क्या बनेगा? N1 इंटू B2 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर। NBA लेंगे लेकिन B का मान वही होगा जो बाहरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब बच्चों क्या बनेगा? ये N1 B2 की जगह म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2 R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, या फाई B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 R2 इंटू I2। परंतु फाई B1 इक्वल टू MI2, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना करें तो बताओ समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से m बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 R2। ये मेरे पास दो सकेंद्रीय कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक आ गया। अब बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दो सकेंद्रीय कुंडलियां हैं जिसमें आंतरिक कुंडली की त्रिज्या R1 है और बाहरी कुंडली की त्रिज्या R2 है, तो इनका अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर होगा। सेकेंड m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर बाई R2 होगा। थर्ड m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाई R1 होगा। फोर्थ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर होगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों? R1 स्क्वायर बाई R2। अब इसी के पैरेलल
कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ये आपके पास दो शकेंद्रीय वर्गाकार कुंडलियां हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इसका जवाब दे सकते हैं बिना सोल किए कि ये दो शकेंद्रीय वर्गाकार कुंडलियां हैं। आंतरिक की भुजा की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है और बाहरी की भुजा की लंबाई कैपिटल एल है। तो ये डेफिनेट हो जाएगा कि इनका अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो एल स्क्वायर बटे कैपिटल एल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब आगे अपन देखते हैं कि दो कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो आगे अपन देखते हैं कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की निर्भरता। कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की निर्भरता। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट अपन देखते हैं वो है कुंडलियों के विन्यास पर। किस पर डिपेंड करती है, कुंडलियों के विन्यास पर। कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो होता है वो पहला करता है कुंडलियों के विन्यास पर कि कुंडलियां किस प्रकार स्थित हैं। अब ध्यान दें, जैसे मान लो अगर दो कुंडलियां इस टाइप से हैं तो आपको पता है कि इससे जो संबद्ध चुंबकीय सारी की सारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इसमें से गुजरेंगी, इसमें धारा प्रवाहित करने पर पूरा फ्लक्स जो है वो ऊपर वाली कुंडली से संबद्ध हो जाएगा। तो पहला विन्यास तो ये है। दूसरा, अगर ये कुंडलियां इस टाइप से रखी हुई हैं तो आपको ये पता है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे आएंगी, ये इस इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा मुड़कर ऐसे आएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे आएंगी। इसी टाइप से इधर वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होंगी। तो केवल जो राइट वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसमें से गुजरेंगी, लेफ्ट वाली तो नहीं गुजर पाएंगी। तीसरा, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास कुंडलियां कुछ ऐसी हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी इधर आएगी और इसका जो सदिश क्षेत्रफल एरिया आएगा वो इधर आएगा और बी और ए के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा ही 0 आएगा। जब फ्लक्स से संबद्ध नहीं होगा तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान इस केस में क्या होगा, 0 होगा। इसमें m जो होता है वो कम होगा और इसमें जो m होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये पहला जो था वो था कुंडलियों के विन्यास पर। दूसरा, कुंडलियों के मध्य रखे माध्यम पर निर्भर करेगा। कुंडलियों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं इन दो कुंडलियों के बीच में नरम लोहा रख दिया जाए तो निश्चित है, यानी लो चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो इनके अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान में काफी वृद्धि हो जाएगी। और तीसरा जो है बच्चों वो डिपेंड करता है
कुंडलियों के मध्य दूरी पर, कुंडलियों के मध्य दूरी पर, कुंडलियों के मध्य दूरी जितनी ज्यादा होगी अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये है अपनी कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की निर्भरता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बच्चों अपने पास अनंत लंबाई का एक धारावाही तार है जिसमें और इसके पास में ये एक ए भुजा की वर्गाकार कुंडली स्थित है। ये आपके एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है, सॉरी अनसोल्ड क्वेश्चन है, जिसकी भुजा की लंबाई ए है और ये जो बाईं भुजा है वो यहां से इस धारावाही तार से x दूरी पर स्थित है। तो इस धारावाही तार और ये जो वर्गाकार कुंडली है, इनके युग्म के अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। क्या कहेंगे आप? अनंत लंबाई का एक धारावाही तार तथा ए भुजा की एक वर्गाकार कुंडली चित्रानुसार समान तल में स्थित हैं। चित्रानुसार समान तल में स्थित हैं। इनके युग्म के लिए या इस युग्म के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, इस युग्म के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों। अब आपको यह भी पता है कि बच्चों ये जो धारावाही तार है, ठीक है, ये जो धारावाही तार है, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो समरूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0I/2πr और इस तार से अलग अलग दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होगा। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं कि इस अनंत लंबाई के धारावाही तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इससे संबद्ध में चुंबकीय फ्लक्स φV2 निकालूंगा। किससे संबद्ध? इस वर्गाकार कुंडली से संबद्ध में चुंबकीय फ्लक्स φV2 ज्ञात करूंगा। तो आपको यह पता है कि इसके लिए क्या करें अपन। तो मैं यह कहता हूं कि यहां से R दूरी पर मैं क्या करता हूं, dr चौड़ाई का एक अल्पांश लेता हूं। कितना? dr चौड़ाई का एक अल्पांश लेता हूं या dr लंबाई का अल्पांश लेता हूं। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? सॉल्यूशन देखें। क्षेत्रफल
मैं क्या करूंगा, पहले इस क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालूंगा और संपूर्ण जो वर्गाकार कुंडली है उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए फिर क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स डी फाई बी टू इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए, तो b की जगह क्या कहेंगे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 r, एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू डी आर, क्योंकि आपको पता है कि ये लंबाई तो क्या है इसकी a रहेगी और चौड़ाई क्या है dr, और मैं ये कह सकता हूं कि म्यू नॉट I1 इंटू ए बटे 2 इंटू डी आर बाई आर। अब संपूर्ण वर्गाकार कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी टू इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट I1 a अपॉन 2 डी आर बाई आर। कहाँ से कहाँ तक, r की लिमिट होगी x से लेकर x प्लस ए तक। कहाँ से कहाँ तक, x से लेकर x प्लस ए तक, या फाई बी टू इक्वल टू म्यू नॉट I1 a, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, अपॉन 2 और इसका समाकलन करेंगे तो 1/x का log x होता है, तो 1/r का log r आ जाएगा। बेस e कहां से कहां तक, x से लेकर x प्लस ए तक, और ये बनेगा बच्चों म्यू नॉट I1 a बटे 2 और ये बनेगा log x प्लस ए बेस e माइनस log x बेस e, या फाई बी टू इक्वल टू म्यू नॉट a अपॉन 2 और ये बन जाएगा log x प्लस ए अपॉन एक्स बेस e इंटू I1 इक्वल टू म्यू नॉट a अपॉन 2 और log 1 प्लस ए बाई एक्स बेस e इंटू I1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फाई बी टू आ गया, परंतु फाई बी टू इक्वल टू MI1। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब समीकरण 1 और 2 की यदि अपन तुलना करें तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा बच्चों, 1 तथा 2 से m जो बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट a अपॉन 2 और ये बनेगा log 1 प्लस ए बाई एक्स बेस ई। ये अपने पास आ गया इस युग्म का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन अपन अब स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण पर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन अपन और डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। एक कुंडली का
स्वप्रेरण गुणांक L बराबर 2 हेनरी है। कितना है? L बराबर 2 हेनरी है तथा उसमें प्रवाहित धारा समय पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल समय पर किस प्रकार निर्भर करेगा? ध्यान देना बच्चों, ये आपको गिवन है कि इसमें प्रवाहित धारा I जो है वो T पर इस टाइप से डिपेंड कर रही है। पहले धारा इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज, फिर कांस्टेंट है और फिर डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये कुछ ऐसा है 0, 2, 4 एंड 8 और ये जो धारा है वो यहां पर है 10 एम्पियर। समय जो दिया हुआ है आपको बच्चों सेकंड में दिया हुआ है। तो अब इसी के नीचे अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल का वक्र खींचेंगे वैल्यू सहित। जैसे यहां पे धारा के लिए वैल्यू दी हुई है, वैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए भी वैल्यू देकर अपन इसी के नीचे आपको वक्र खींचना है। सपोज करो कि मैं इसको 3 रीजन में बांटता हूं। ये 0 से 2 सेकंड वाला पहला रीजन है, 2 से लेके 4 वाला दूसरा क्षेत्र है और 4 से लेके 8 वाला तीसरा क्षेत्र है। तो बच्चों पहले के लिए अगर मैं विद्युत वाहक बल देखना चाहूं तो E1 इक्वल टू बनेगा -L इंटू di/dt। अब बच्चों L का मान कितना है? 2 है। अब di/dt क्या है? IT वक्र का ढाल है और आपको पता है कि ये ढाल पॉजिटिव और कांस्टेंट रहेगा और इस ढाल का मान कितना है बच्चों? 10/2। कुल मिला के 2 से 2 गया और E का मान आ गया -10 वोल्ट। और ये चूंकि ढाल का मान कांस्टेंट रहेगा इसलिए इस क्षेत्र में विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो नेगेटिव और कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब बच्चों E2 की जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि इसके लिए di/dt का मान क्या है? 0 है, धारा नियत है। और इसी टाइप से मैं E3 अगर ज्ञात करना चाहूं तो ये बनेगा -L इंटू di/dt। इसके लिए देखें तो -L की जगह 2 और di/dt की जगह लिखूंगा -10/4 और बच्चों ये आ जाएगा 5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का वक्र आएगा, ये बनेगा -10, फिर यहां से लेकर यहां तक 0 बनेगा और फिर यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा आपके पास? 5 वोल्ट बनेगा। ये बन गया 5 वोल्ट। तो एक तो स्वप्रेरण गुणांक देकर, कुंडली में प्रवाहित धारा देकर आपसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या उसका ग्राफ आपसे पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है? एक कुंडली का L यानी स्वप्रेरण गुणांक L आपको दिया हुआ है 10 मिली हेनरी है। कितना है? 10 मिली हेनरी। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L 10 मिली हेनरी है। उसमें प्रवाहित धारा 1 मिली सेकंड में 20 एम्पियर से 0 हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित
विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। अब आपको पता है बच्चों कि जो E होगा वो बनेगा -L/dI/dt। माइनस L की जगह आपको क्या लेना है, 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 के घात -3। DI की जगह अंतिम माइनस प्रारंभिक 0 -20। dt का मान 1 मिली सेकेंड, 1 इंटू 10 के घात -3। 10 घात -3 से 10 घात -3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया, 200 वोल्ट। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आ गया बच्चों, 200 वोल्ट आ गया। अब बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बनता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये है बच्चों, आपको ये एक परिपथ का भाग दिखाया गया है। ये L का मान आपको दिया हुआ है 5 मिली हेनरी, और इसका जो प्रतिरोध R दिया हुआ है आपको वो 4 ओम है, और इसमें जो प्रवाहित धारा I है वो 1 एम्पियर है, और किसी क्षण पर इसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, और जो धारा है di/dt वो धारा में कमी जो हो रही है 10 के घात 3 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा घट रही है, इसलिए मैंने -di/dt कहा है। ठीक है, अब बच्चों देखा जाए, एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, और ये जो सेल जुड़ा हुआ है इसका विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट है। आपको यह कहा गया है कि ये जो बिंदु P है और ये जो बिंदु Q है, तो आपको Vp माइनस VQ ज्ञात करना है। अब बच्चों ध्यान दें, पहले केवल आपको यह देखना है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान क्या होगा, E बराबर L/dI/dt, केवल संख्यात्मक मान चाहिए, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 के घात -3, और di/dt की जगह 10 के घात 3, और बच्चों ये आ रहा है आपके पास 5 वोल्ट। कमी हो रही है वृद्धि हो रही है वो नहीं देखना, केवल प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान देखना है। अब बच्चों इस परिपथ के लिए अगर मैं देखना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि ये परिपथ कुछ ऐसा है, एक बार ऊपर जोड़ दूं, मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से ये परिपथ का भाग दिखाया हुआ है और धारा ऐसे बह रही है। सपोज करो कि ये V वोल्ट की बैटरी यहां पर जुड़ी हुई है, और इसके कारण जो नेट धारा बह रही है वो इधर बह रही है। ठीक है, तो अब ध्यान दें बच्चों, इसमें चूंकि इस परिपथ में, इस कुंडली में, इस परिपथ में प्रवाहित धारा घट रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा में कमी का विरोध करेगा, अर्थात यह धारा को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यह तभी होगा जब यह इस मूल जो स्रोत है इसका सपोर्ट करेगा, अर्थात ये निगेटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसा सेल बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अर्थात ये ऐसा सेल बनेगा कि धारा को बढ़ाने का प्रयास करेगा, अर्थात इस मूल सेल का क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, और जिसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, 5 वोल्ट। अब बच्चों आपको क्या करना है, P से लेके Q तक जाना है, तो क्या कहेंगे, Vp, धारा की दिशा में जाने पर IR का गुणनफल निगेटिव, तो 1 इंटू 4, फिर पॉजिटिव से निगेटिव जाने पर विद्युत वाहक बल का मान निगेटिव माइनस का 15, और निगेटिव से पॉजिटिव जाने पर विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव तो प्लस का 5, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, VQ। या Vp -14 बराबर VQ, और Vp माइनस VQ जो होगा वो कितना हो जाएगा,
14 वोल्ट। इस टाइप से बच्चों आप बिंदु P और Q के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे मेथड फिर अपनाएं? धारा घट रही है बढ़ रही है, ये -di/dt दिया हुआ धारा घट रही है, आप संख्यात्मक मान से ये ज्ञात करें। लेकिन अब ये जो सेल बनेगा एक तरह से, इसके सिरों के मध्य विभवांतर जो है यानी प्रेय विद्युत वाबल है, तो ये एक सेल की भांति व्यवहार करेगा। अब चूंकि इस परिपथ में प्रवाहित धारा घट रही है, इसलिए क्या करेगा? धारा में कमी का विरोध करेगा, धारा में कमी का विरोध करेगा, अर्थात परिपथ में प्रवाहित धारा को बढ़ाएगा। अब परिपथ में धारा कब बढ़ेगी? जब ये जो मूल सेल है उसका सपोर्ट करेगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव होने पर ही विद्युत वाबल बढ़ता है, इसलिए इसका सपोर्ट करेगा। अब आपको क्या करना है? P से स्टार्ट करके Q तक जाना है। इसकी पोलैरिटी कैसी होगी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आपके NCERT में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं बच्चों, इस EMI के कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन हो चुके हैं। मैं एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जो केवल कंपटीशन बेसिस पे है, आपके NCERT में दिया हुआ नहीं है, लेकिन कंपटीशन में उसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12वीं बोर्ड के बच्चे चाहें तो उसको देखें अगर आपको कंपटीशन लेवल से देखना है, और अदरवाइज बोर्ड के लेवल पे आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।